माता जी को प्रणाम और आप सभी को नमस्ते। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो आपको आखिरी प्रारूप तैयार करके जमा करना है P4 वो कैसे बनेगा। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथियों, आप पिछले कई दिनों से प्रोजेक्ट बनाने के कार्य में अपने ग्रुप के दोस्तों के साथ लगे हुए होंगे। आपके ग्रुप में या तो 4 या 5 या 6 सदस्य होंगे और आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके विषय के प्रोफेसर साहब या प्रोफेसर मैडम की तरफ से कोई टॉपिक दिया गया होगा। जैसा कि इसका नाम है फील्ड प्रोजेक्ट, तो बहुत स्वाभाविक है कि आपको फील्ड पर कार्य करने से संबंधित कोई टॉपिक मिला होगा और आपको बताया गया होगा कि आपको कहाँ पर जाकर इसकी तैयारी करना है, कैसे स्टडी करना है और कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाना है। उसके लिहाज से आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। आपने P1, P2, P3 भी निर्धारित समय पर कॉलेज में अपने आदरणीय शिक्षकों के पास जमा कर दिया होगा। अब समय आता है आखिरी रिपोर्ट का, जिसको P4 कहा गया है। वास्तव में यही एक फ़ाइल बनने वाली है आपकी, जो आपके ग्रुप के सभी सदस्यों की तरफ से एक ही फाइल बनेगी, सामूहिक फाइल बनेगी। यदि आपके ग्रुप में 6 सदस्य हैं तो यह फाइल इस तरह से तैयार होनी चाहिए कि लगे कि हाँ, यह 6 विद्यार्थियों का सामूहिक कार्य है। तो बहुत बढ़िया से आप इस फाइल को तैयार कीजिए, जिसमें आप प्रारूप P4 रखेंगे। तो ये कैसे बननी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका एक कवर पेज बनाना चाहिए। अपने प्रोफेसर साहब से संपर्क करें। हो सकता है कि उन्होंने कोई कवर पेज डिज़ाइन किया हो और वह कवर पेज आपको ग्रुप के माध्यम से मिला हो। उस कवर पेज पर क्या होगा, एक पूरा कवर पेज होगा और उसमें कॉलेज का नाम, आपके विषय का नाम, आपके प्रोजेक्ट के विषय का नाम, सत्र का नाम, आपके समूह के सदस्यों का नाम और एक फ़ोटोग्राफ के लिए स्थान आदि कुछ हो सकता है। बहुत आकर्षक आप कवर की डिज़ाइन करें या अपने आदरणीय सर के द्वारा जो डिज़ाइन किया गया कवर है उसकी प्रिंट निकालकर उसमें आवश्यक पूर्तियां करके आप कवर तैयार कर लें। फाइल कैसी बनाएं? यदि आपने वाइट पेपर्स पर लिखा है या लाइनिंग वाले पेपर्स पर लिखा है, जैसा आपको निर्देश मिला होगा उस तरह से आपने लिखा होगा। और ये जो लेखन का कार्य किया होगा ये आपके सभी साथियों के द्वारा किया गया होगा। तो यदि 6 सदस्य हैं तो 6 प्रकार की हैंड राइटिंग युक्त आपने कागज़ लिखे होंगे और उनको एक निश्चित क्रम से आपने जमाना है। वो निश्चित क्रम में अभी आपको बताने जा रहा हूँ आगे वीडियो में। तो सारे कागज़ आप व्यवस्थित रूप से जमा लेंगे, सारे फॉर्मेट उसमें रख लेंगे और इस तरह से जब आपके प्रोजेक्ट का पूरा एक बंच बन जाएगा तब आपको उसकी बाइंडिंग करवानी होगी। बाइंडिंग इस तरह से करवाइए कि कॉलेज में संबंधित विभाग आपके प्रोजेक्ट को बहुत लंबे समय तक संभाल कर रख सके और आने वाली दूसरी विद्यार्थियों की जो जनरेशन होगी उसको बता सके कि देखिए आपके पहले के विद्यार्थियों ने कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया और आप भी इसके आधार पर इसी तरह का या इससे बेहतर प्रोजेक्ट बनाइए। तो आपको करना ये चाहिए कि आपको किसी प्रोफेशनल बाइंडिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाले सज्जन की सेवाएं लेनी चाहिए और आपको सजील्द बाइंडिंग करवानी चाहिए, यानी गत्ता या पुष्टा लगवाकर आपको बाइंडिंग करवानी चाहिए। जैसे कि बाज़ार में साइंस की प्रैक्टिकल की फ़ाइल आती है, कुछ उसी तरह से आपको उसको मजबूती से बाइंड करवाना चाहिए। बाइंड करवा लेने के पश्चात उस पर एक खाकी रंग का कवर चढ़ा देना चाहिए और खाकी रंग के कवर के ऊपर जो आपने कवर पेज डिज़ाइन किया है, आपके सर जी ने डिज़ाइन करके दिया है, उसको उसके ऊपर पेस्ट कर देना है। इस तरह से अगर आप अपनी फ़ाइल को बाइंड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी फ़ाइल तैयार होगी। उसको ले जाने में भी आपको सुविधा होगी, उसको पलटने में भी सुविधा होगी और साथ ही साथ विभाग में उसको रखने में भी सुविधा होगी। तो ध्यान रखिए कि अच्छी बाइंडिंग आप करवाइए। यदि आपको बाइंडिंग का नमूना देखना है तो आप बड़वानी में रहते हैं तो आप कॉलेज के करियर सेल में संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर फाइल की बाइंडिंग का नमूना आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी फ़ाइल की बाइंडिंग होगी। अब इसमें जो आप चीज़ें रख रहे हैं उनकी कुल संख्या है 10।
यानी 10 तरह की चीज़ें इसके अंदर रखी जानी हैं। कौन कौन सी चीज़ होगी? जैसे सबसे पहला जो बिंदु होगा उसमें परियोजना का विषय या शीर्षक आपको लिखना होगा। पहला जो पेज होगा उस पर आप अपने प्रोजेक्ट कार्य का शीर्षक लिख दीजिए। ये शीर्षक कहाँ से लाएंगे आप? ये शीर्षक आपको प्रोजेक्ट कार्य आवंटित करते समय आपके गुरुदेव ने आपको प्रदान किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर युवाओं में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति, इसके कारण, परिणाम और निदान के उपाय। मान लीजिए आपका यह टॉपिक है या विषय है, तो आप पहले पेज पर अच्छे अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में जमा कर इसको लिख दीजिए। तो ये परियोजना का विषय या शीर्षक हो गया। फिर इसके पश्चात दूसरे क्रम पर आप लिखिए विद्यार्थी का मौलिकता का घोषणा पत्र। इसमें आप ये बताइए कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी सामग्री इकट्ठी की है और इकट्ठी की गई सामग्री के आधार पर जो आपने लेखन किया है वो आपका मौलिक कार्य है, आपने कहीं से नकल नहीं की है। इसका भी प्रारूप शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है। उस प्रारूप के अनुसार आप इसकी मौलिकता का घोषणा पत्र तैयार कर लीजिए। ग्रुप में सम्मिलित सभी अपने साथी विद्यार्थियों के इस घोषणा पत्र पर नाम और हस्ताक्षर भी अवश्य ही कर दीजिए। इस तरह से ये आपका दूसरा प्रपत्र तैयार हो गया। तीसरा प्रपत्र है पर्यवेक्षक या निर्देशक का अनुमोदन पत्र। तो पर्यवेक्षक या निर्देशक कौन होते हैं विद्यार्थी साथियों? वो प्रोफेसर साहब या प्रोफेसर मैडम होते हैं जिनके निर्देशन में, जिनके साथ रहकर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो वो आपको एक अनुमोदन पत्र देंगे कि हाँ, इन विद्यार्थियों के समूह के द्वारा यह जो प्रोजेक्ट बनाया गया है ये बढ़िया प्रोजेक्ट है, मौलिक प्रोजेक्ट है और हम इसके अनुमोदन करते हैं, इसकी अनुशंसा करते हैं कि भाई ये जांचने योग्य है, यह ठीक काम किया गया है। तो यह ज़रूरी है। आपके प्रोफेसर साहब आपको इस तरह का पत्र तभी प्रदान करेंगे जबकि आपका कार्य उनके निर्देशों के अनुरूप हुआ होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। चौथे क्रम पर आपको लिखना है या प्रपत्र रखना है संस्था, व्यक्ति या मार्गदर्शक द्वारा कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र। आपने जिस संस्था के साथ रहकर अपना प्रोजेक्ट बनाया है या जिस विषय विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट बनाया है वो आपको एक प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे कि इस समूह के सदस्यों ने हमसे संपर्क किया था, उनका कार्य पूरा हो गया है और मैं उनके कार्य की पूर्णता का एक प्रमाण पत्र प्रदान करता हूँ। इसका भी एक बाकायदा प्रारूप है, वह लगाना भी ज़रूरी है। तब यह माना जाएगा कि आप उस संस्था के पास गए और उस संस्था से आपने अपने कार्य को संपन्न किया और संपन्न करने के बाद जो आपकी मार्गदर्शक संस्था है या जो विषय विशेषज्ञ है वो आपके कार्य से खुश हुए हैं और उन्होंने पूर्णता का प्रमाण पत्र दे दिया है। इसके पश्चात पांचवें क्रम पर आप लगाएंगे आभार पत्र। आभार पत्र में आप अपनी संस्था के प्राचार्य जी, अपने पर्यवेक्षक या मार्गदर्शक प्रोफेसर साहब और साथ ही साथ उस संस्था के विशेषज्ञ या उस संस्था के सदस्य जहां जाकर आपने प्रोजेक्ट बनाया उनके प्रति और इस प्रोजेक्ट को बनाने में सहयोग देने वाले समस्त महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि इनसे मुझे यह सहायता मिली, इसके लिए धन्यवाद। एक अलग से वीडियो चैनल पर बनाया हुआ है कि आभार प्रदर्शन कैसे करेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में, प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ये हो गए आपके 5 पॉइंट। अब छठा पॉइंट है अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका यहाँ पर लगेगी। और अनुक्रमणिका क्या होती है? अनुक्रमणिका वह विवरण होती है जिसमें हम यह बताते हैं कि आगामी प्रश्नों पर कौन सी सामग्री हम दे रहे हैं और कौन से पेज पर होगी। तो हम सामग्री का पॉइंट लिखते हैं और उसका पेज नंबर हम उस पर लिख देते हैं। इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि आपको अपने प्रोजेक्ट के जितने भी पेजेस लगाए हैं उनमें आपको पृष्ठ क्रमांक भी डालना है। पृष्ठ क्रमांक डालने के लिए एक निर्धारित स्थान तय कर लीजिए, या तो बॉटम में आप पृष्ठ क्रमांक डालिए, बॉटम में सेंटर में आप पृष्ठ क्रमांक डालिए। अब पृष्ठ क्रमांक कहाँ से डालेंगे हम? तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि जहाँ से आपने परियोजना का विषय शीर्षक लिखा वहीं से आप पृष्ठ क्रमांक डाल दें, लेकिन चूंकि अनुक्रमणिका इसके बाद आ रही है तो ये अपन अनुक्रमणिका में लिख नहीं पाएंगे। तो दूसरा तरीका ही ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अनुक्रमणिका के बाद जितने भी पेजेस लगा रहे हैं वहाँ से आप पेज नंबर डालना शुरू कीजिए अनुक्रमणिका के बाद से, और फिर उन पेज नंबर को अपनी अनुक्रमणिका में टॉपिक वाइज लिख दीजिए। कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7वां जो बिंदु होता है वो आपका अध्याय प्रथम है। अब यहाँ से आपका अध्याय प्रथम शुरू हुआ। अध्याय प्रथम, अध्याय द्वितीय और अध्याय तृतीय, इस तरह से 3 अध्याय में आपका यह प्रोजेक्ट आगे लिखा जाएगा। तो अध्याय प्रथम, अध्याय द्वितीय और अध्याय तृतीय में जो सामग्री लिखी जाएगी वो प्रारूप P1, P2 और P3 की ही सामग्री है। इसलिए एक वीडियो बनाकर हमने आपसे कहा था कि P1, P2, P3 जब आप कॉलेज में जमा करते हैं तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लीजिए, जिससे कि आपको P4 बनाने में सुविधा होगी। तो चलिए अध्याय प्रथम या 7वां पॉइंट है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। इसमें कुल मिलाकर 4 चीज़ें लिखना है। परियोजना का कार्य का परिचय और उसका क्षेत्र। पहले भी आपको बताया हमने कि इसमें आप ये बताएंगे कि आपने परियोजना कार्य के लिए कौन सा विषय लिया है और उसका क्या मुख्य उसकी बातें हैं और उसका क्षेत्र कौन सा है। अध्याय प्रथम का दूसरा पॉइंट होगा पृष्ठभूमि और साहित्य की समीक्षा। इसमें आपको ये बताना है कि आपके द्वारा चुने गए प्रोजेक्ट के विषय का बैकग्राउंड क्या है, इसके पहले कौन कौन सी चीज़ें रही, और साहित्य की समीक्षा में आपको ये बताना है कि आपके द्वारा चुने गए विषय पर क्या कोई साहित्य उपलब्ध है। यदि कोई लेख उपलब्ध है, किताब उपलब्ध है, समाचार पत्रों में कोई स्टोरी उपलब्ध है, कोई रिपोर्ट उपलब्ध है, तो आप उसका उल्लेख इसमें करेंगे। P1 में ये सब आप लिख चुके हैं। फिर उसके बाद परियोजना कार्य की योजना, प्रासंगिकता एवं लक्षित प्रतिफल। इस पॉइंट में आपको बताना है कि आपके प्रोजेक्ट कार्य की योजना क्या है, इसका क्या महत्व है यानी प्रासंगिकता है, क्यों हमने यह विषय चुना है, इससे क्या फ़ायदा होगा। इसमें आपको विशेषकर इंडिकेट करना है कि हमारे प्रोजेक्ट कार्य से हमें तो फ़ायदा मिलेगा ही, शिक्षा मिलेगी ही, साथ ही साथ ये समाज के लिए भी लाभदायक है। जैसे मैंने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति का एक टॉपिक अपने विद्यार्थियों को दिया है और उसका उदाहरण आपको बताया है। तो नशे की प्रवृत्ति के कारण और उसके निदान के उपाय, प्रभाव आदि पर जब हम अध्ययन करेंगे तो समाज को भी इससे लाभ होगा, ऐसा हमें बताना है। लक्षित प्रतिफल में हमें बताना है कि इसके क्या परिणाम आ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से रोकने के लिए हम कुछ उपाय सोच सकेंगे और इन उपायों को लागू करके नशे की प्रवृत्ति को कम किया जा सकेगा, ऐसा कुछ आपको इसमें बताना है। फिर अगला पॉइंट पहले अध्याय का या 7वें पॉइंट का है संबंधित कार्यस्थल या संस्थान का विवरण, जहां जाकर आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है। मान लीजिए नशे की प्रवृत्ति में आप आबकारी विभाग में गए तो उस आबकारी विभाग का आपको इसमें वर्णन देना है कि उस विभाग के द्वारा कैसे काम किया जाता है, कितने लोग हैं, मुख्य अधिकारी कौन होते हैं आदि। इस तरह से ये अध्याय 7 आपका पूरा हो गया, यानी 7वां पॉइंट जिसमें अध्याय प्रथम था। अब 8वां पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अध्याय द्वितीय है 8वें पॉइंट में। इसमें हमको क्या क्या चीज़ें बतानी है, इसमें कुल मिलाकर हमें 3 चीज़ें बतानी हैं। परियोजना कार्य प्रणाली या वर्क फ्लो, इसमें हमको एक चार्ट बनाकर या एक फ्लो चार्ट बनाकर हमें बताना है कि हमारे इस प्रोजेक्ट में हम कार्य को किन किन स्टेप्स में संपन्न करने वाले हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हम ऐसे युवाओं से संपर्क करेंगे जो नशे की प्रवृत्ति के आदी हो चुके हैं, उनके माता पिता परिजनों से संपर्क करेंगे। हम नशे के पदार्थ के विक्रेता जो सहजता से उपलब्ध हैं, जैसे शराब की दुकान आदि जो लाइसेंस से चलती है, वहाँ जाकर भी हम संपर्क करके जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तरह से आप एक पूरा कार्य प्रणाली का वर्क फ्लो बनाएंगे। हम मनोरोग चिकित्सकों से भी संपर्क करेंगे और यदि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी संस्था है जो नशा मुक्ति अभियान चलाती है, वहाँ पर हम जाएंगे। ऐसा पूरा कार्य प्रणाली का वर्क फ्लो आप बता देंगे। अगला पॉइंट होगा अध्याय द्वितीय 8वें बिंदु का जानकारी का संग्रह और फील्ड सर्वे का विवरण। आपने फील्ड में जाकर विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, दुकानों से संपर्क करके जो जानकारी संग्रहित की उसका उल्लेख करेंगे। फील्ड सर्वे में आपको किस किस तरह से आपको जानकारी मिली ये बताएंगे। अब इसके पश्चात 8वें पॉइंट के अध्याय द्वितीय का जो अंतिम बिंदु है कि विश्लेषण की प्रविधि, अनुप्रयुक्त तकनीकी जानकारी और साथ ही साथ आंकड़ों का विश्लेषण। तो आपने अपने द्वारा इकट्ठी की गई सूचना, इकट्ठे किए गए डेटा, समंक, आंकड़ों आदि का विश्लेषण किस तरह से किया, टेबल बनाकर किया, ग्राफ बनाकर किया, या आपने कोई और पद्धति लागू की है उसका उल्लेख करेंगे।
किस तकनीकी से आपने जानकारी का विश्लेषण किया और इस विश्लेषण को करने में आपने किन किन की किस किस तरह की विधियों की सहायता ली, ये आप अध्याय द्वितीय 8वें पॉइंट में बताएंगे। 9वें पॉइंट में पहुंचते हैं अध्याय तृतीय, जिसमें आप निष्कर्ष, प्राप्त प्रतिफल एवं विश्लेषण, जितनी भी सामग्री आपने इकट्ठी की है ना, मान लीजिए आपने नशे की प्रवृत्ति के कारण, उसके बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण के साथ साथ उसके प्रभाव, उसके सुझाव, जो कुछ भी आपने अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें इकट्ठी की हैं वो सब आप यहाँ पर लगा दीजिए। निष्कर्ष, प्राप्त प्रतिफल एवं विश्लेषण। मान लीजिए आपने संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी में किन्हीं कलेक्टर साहब या किन्हीं अधिकारी का इंटरव्यू लिया, वो सब चीज़ें अब आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। जितना भी आपकी फाइंडिंग्स है, जितना भी आपने लेखन काम किया है, वो अध्याय तृतीय के पहले बिंदु में जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका काफ़ी अधिक पेजेस में फैला हुआ काम होगा, उसको आप लगा दीजिए यहाँ पर। फिर अध्याय तृतीय या 9वें बिंदु का दूसरा पॉइंट है, वह है परियोजना कार्य में चुनौतियाँ। अब आप ये बताएंगे कि ये एक ऐसा कार्य था, हमारे लिए नया कार्य था, हम फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, ज़्यादा रिसर्च मेथडोलॉजी या शोध प्रविधि से हम अविज्ञ नहीं हैं, तो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था। हमको क्या क्या चुनौती आई, विषय को समझने में चुनौती आई, विषय के पॉइंट्स बनाने में हमको चुनौती आई, विषय के पॉइंट्स का अलग अलग हमारे साथियों में विभाजन करने में हमको कठिनाई आई या चुनौती आई। फिर उसके पश्चात फील्ड पर जाकर फील्ड से संबंधित अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों का समय प्राप्त करने में हमको चुनौती का सामना करना पड़ा। किसी भी कार्य को हम संपन्न करते हैं तो अनेक चुनौतियां हमारे समक्ष आती हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपको जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये भी हो सकता है कि आपके ग्रुप के कुछ साथी बहुत एक्टिव रहे होंगे, कुछ साथी एक्टिव नहीं रहे होंगे, कुछ तबीयत भी ख़राब हो गई होगी, मौसम की भी चुनौतियाँ आई होंगी। तो जो भी चुनौतियाँ आप सूचीबद्ध कर सकते हैं 5, 10, 15, वो चुनौतियाँ आप लिखें। ये चुनौतियाँ ये दर्शाएगी कि कितनी कठिनाई से आपने इस प्रोजेक्ट कार्य को संपन्न करा। यदि आपके P4 में किन्हीं चुनौतियों का उल्लेख नहीं है तो फिर ये माना जा सकता है कि आपने कहीं से बना बनाया प्रोजेक्ट ले लिया है और आप बिना चुनौती के किसी कार्य को कर ही नहीं सकते। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट बनाना बहुत बढ़िया अवसर था, बहुत अच्छा सीखने का ये मौका था, लेकिन साथ ही साथ उनके लिए पहला अनुभव था, तो काफ़ी चुनौतियाँ आई होंगी, वो सब आप लिख दीजिए। इसी में आप ये भी बता दीजिए कि आपने इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया, उनका सामना कैसे किया ही होगा ना, तभी तो आपका प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज पर पहुंचा है। ऐसा दुनिया में कौन सा काम है जो बिना चुनौती के पूर्ण होता है। लेकिन जब चुनौतियों का सामना करते हुए हम कार्य को पूर्ण कर लेते हैं तो फिर हमें जो सुख और खुशी मिलती है उसके तो कहने ही क्या है। और इस प्रोजेक्ट के द्वारा 600 अंक आपको और आपके साथियों को प्राप्त होने जा रहे हैं। 600 में से काफ़ी सारे अंक आप ला सकेंगे तो यह मेहनत तो आपके लिए सार्थक ही रहेगी। फिर अध्याय तृतीय का हमें जो तीसरा और अंतिम पॉइंट बताना है वो बताना है निष्कर्ष के आधार पर अनुशंसाएं। इतना सब कंप्लीट करने के बाद आपकी अनुशंसा क्या है कि उस समस्या का आप समाधान कर सकें। जैसे मान लीजिए कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी, तो उसमें आप अपनी अनुशंसाएं दे दीजिए कि भाई ये परीक्षा देश की अत्यधिक प्रतिष्ठित परीक्षा है, इस परीक्षा में बहुत प्रतिस्पर्धा है, अतः इसकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ सही दिशा में सतत परिश्रम करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। आप इसमें यह भी बता दीजिए कि जो हमारे IAS ऑफिसर्स होते हैं वो देश के लिए योजना बनाने, योजनाओं को क्रियान्वित करने, कल्याणकारी नीतियों को लागू करने में बहुत ही मददगार होते हैं। अतः यह जो परीक्षा है यह काफ़ी उपयोगी परीक्षा है। आदि जो भी आप अनुशंसाएं देना चाहें वो आप दीजिए। और 10वां जो पॉइंट है संदर्भ सूची। संदर्भ सूची को आप व्यवस्थित ढंग से लिखिए। इसमें सबसे पहले आप उन किताबों का उल्लेख कीजिए जिनसे आपने जानकारी ली। दूसरे क्रम पर आप रिसर्च पेपर यदि आपने उपयोग में लिए हैं तो उनको लिखिए। तीसरे क्रम पर लेख आदि उनको लिखिए। चौथे क्रम पर आप इंटरव्यूज़ लिखिए कि आपने किनके इंटरव्यू लिए हैं, उनका पूरा विवरण दीजिए।
5वें क्रम पर आप इंटरनेट की वेबसाइट्स वगैरह इनका उल्लेख कीजिए कि हमने इंटरनेट से, इस वेबसाइट से हमने जानकारी प्राप्त की। इस तरह से अच्छी एक संदर्भ सूची 2-1 पेज की आपकी संदर्भ सूची बननी चाहिए। यदि आप चाहेंगे तो एक अलग से वीडियो संदर्भ सूची पर भी बनाया जा सकता है, जिसमें संदर्भ सूची में किताबों के उल्लेख का एक जो निर्धारित फॉर्मेट है वो दिया जा सकेगा। तो इस तरह से आप 10 बिंदुओं में अपना P4 तैयार कर सकते हैं। अब साथियों, जल्दी से जल्दी इसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब परीक्षा आपकी निकट आ गई है। फिर जब आप इसको तैयार करके जमा कर देंगे तभी इसकी बाह्य परीक्षा के लिए परीक्षक भी आएंगे। अब आपको P4 बनाने में या फाइनल प्रोजेक्ट बनाने में किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी, ऐसी उम्मीद है। ये महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाने का अवसर मुझे करियर एडवाइस चैनल के द्वारा दिया गया, उसके लिए प्रीति गुलवानिया जी और उनकी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।